हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है मेरा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। इसका टाइटल है आपका क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, यानी पुस्तकालय में मेरी। यानी हमने जैसे देखा था क्लास चैप्टर्स में कि हर एक चैप्टर को हम एक बच्चे के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये दिया गया आपका मेरी मेरी एक जो स्टूडेंट है मेरी, इसने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे, कोने में अलमारी थी, मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मेरी को अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। यानी टीचर ने क्या कहा उसको कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है और अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। मेरी सोचने लगी वेद क्या हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर का थीम पूरा, वेद क्या हैं। यानी तो इस चैप्टर में हम किसकी स्टडी करेंगे, वेद के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेद कितने हैं, कितने प्रकार के वेद हैं। तो वेद कितने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। और सबसे पुराना वेद, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, और इसकी रचना कब हुई थी ऋग्वेद की, ये इंपोर्टेंट्स हैं, वेरी इंपोर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं यहाँ से बनते हैं। इसकी रचना कब हुई थी, 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ये विशेषताओं में पूछा जाता है कि ऋग्वेद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो आपको 3 दे दी जाएंगी जो हैं और 1 दे दी जाएगी जो नहीं है। तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, कि ऋग्वेद में टोटल जो प्रार्थना है वो कितनी है, 1000 से ज़्यादा है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त क्या है कि जो ऋग्वेद में प्रार्थना है वही सूक्त है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त क्या होते हैं, अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। जितने भी जो सूक्त हैं, प्रार्थना है, पूछा जाता है, तो ये किसको इंडिकेट किए गए हैं, देवी देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए हैं, जो हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके लिए। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूछा गया है ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण देवताओं के नाम बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अग्नि, इंद्र और सोम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण देवताओं के नाम बताइए, या निम्न में से कौन नहीं है। तो अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आपके आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। ये लाइंस आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आगे है, आगे बस यहाँ से क्वेश्चन और ये बनता है, ऋग्वेद की भाषा क्या है। तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यानी कि जो तुम स्कूल में संस्कृत पढ़ते हो उससे क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी है संस्कृत लैंग्वेज लेकिन डिफरेंट है। यानी पहले की जो संस्कृत है ऋग्वेद की, वो आप आज की संस्कृत से टफ कह सकते हो, वो टफ है। आगे देखिए, इसमें लैंग्वेज का दिया गया है कि जो भी लैंग्वेज हैं वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई लैंग्वेज हैं। जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, ये सारी हमारे इंडियंस की लैंग्वेज हैं। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द ऐसे थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मातृ, माँ, मदर, तीनों में ही आप, ये संस्कृत का है और ये आपका माँ हिंदी का है और मदर अंग्रेजी शब्द है। लेकिन तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि म वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन तीनों में आ रहा है, चाहे वो आपका संस्कृत है। तो क्या है कि तीनों लैंग्वेज अलग अलग होते हुए भी थोड़ी सी सिमिलर हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट्स है वो आप पॉइंट्स देखिए। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या जाना, लैंग्वेज के बारे में कि सिमिलर होती हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए अब लैंग्वेज का बताया कि अदर अदर जो हम उपमहाद्वीप हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा जो उपमहाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसमें क्या है, पूर्वोत्तर प्रदेशों में कौन सी बोली जाती है, जो पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट्स है। लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन सी हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा द्रविड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम।
ये एक यहाँ से, जब झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा है। झारखंड और मध्य भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये ऋग्वेद का अध्ययन करें? तो इतिहासकार प्राप्तवेदताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वो लिखित स्रोतों का भी अब उपयोग करते हैं। यानी कि उन्होंने भौतिक अवशेषों के अलावा किस चीज़ का किया? लिखित स्रोत, जो जैसे हमने देखा कि सूक्त हैं इसमें, और भी जो लिखित जो चीज़ें मिली, ऋग्वेद, ये सारे हमें कैसे मिले? लिखित में मिले हुए हैं। सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में, ये आपको मैं अभी एग्जाम्पल इसका दिखाऊंगी कि जो सूक्त हैं ऋग्वेद में, आपका बस एक ही वेद है सामवेद, जो आपका गद्य एवं पद्य दोनों हैं उसमें। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा संगीतमय एक वेद है, तो वो आपका एक है सामवेद है। बाकी ये जैसे ये वाला वेद है जो आपका ऋग्वेद है, जिसमें ये सूक्त हैं, ये पद्य में नहीं है, ये सारे किसमें हैं? वार्तालाप में है। उसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बीच की यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ये देखिए आगे यहाँ से, ये सूक्त का ही एक एग्जाम्पल है कि विश्वामित्र और नदियाँ, विश्वामित्र नदियों से बात कर रहे हैं, नदियाँ, फिर विश्वामित्र, फिर नदियाँ, तो ये क्या है? एक ऋग्वेद से ली गई एक वो है, और ये सूक्त का उदाहरण है। इसी तरह के सूक्त हैं हमारे ऋग्वेद में। यहाँ पर एक छूट गया था, इसको देख लेते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, यानी ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है वो किस में है? भुर्ज वृक्ष की छाल पर। ये पूछा गया ऋग्वेद की ज़्यादातर से पांडुलिपियाँ किस पे लिखी हुई हैं, तो वो किस पे लिखी हुई हैं? भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। यानी कि जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तो भुर्ज नामक एक वृक्ष था, उस पर लिखी जाती थी, उसकी जो छाल होती थी उस पर। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। यानी कि जब ऋग्वेद को पहली बार छापा गया तो किसका उपयोग किया गया? आपका भुर्ज नामक वृक्ष की छाल का। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यानी जो ये पांडुलिपि आपको दिख रही है, ये आज भी महाराष्ट्र में हमारी सुरक्षित है। आगे देखिए, मवेशी, घोड़े और रथ, ये कोई ऐसा इंपोर्टेंस नहीं है इसमें, ये बताया गया है ऋग्वेद में मवेशी, यहाँ पर मवेशी वगैरह इसके बारे में दिया है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, तो जहाँ से इंपॉर्टेंस है वही चीज़ हम देखते हुए चलेंगे। हर क्योंकि चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी को बहुत लेंदी दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा, तो लेकिन जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हुए, जो जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं आपके लास्ट ईयर्स में, उनको ही हम कवर करेंगे। तो पहला आपका यहाँ बनता है लोगों का वर्गीकरण। काम, भाषा या परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परिवार के आधार पर किया जाता है। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किस आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया गया था। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। तो पहले तो आपका यहाँ ये क्वेश्चन बन गया, वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? काम के आधार पर, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परिवार के आधार पर किया गया। उसके बाद ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, यानी एक तो थे ब्राह्मण, जिनको हम क्या बोलते थे? पुरोहित। एक तो आप ब्राह्मण वर्ग था, और जिनको क्या बोलते थे? पुरोहित बोलते थे। दूसरा आपका था राजा, लेकिन इन राजाओं में अंतर था, ये राजा वैसे नहीं थे, लेकिन हाँ जो हमने ये वर्ड्स अभी देखा राजा, तो इन राजाओं में जैसे हमने पढ़ा कि अकबर है ये, या राजा विक्रमादित्य, ये इन राजाओं से भिन्न थे। कौन से राजा? जो हमने ऋग्वेद में स्टडी, मतलब जो ऋग्वेद के जो राजा थे, जो ऋग्वेद एक ग्रंथ है, इसके जो राजा थे, वो राजा, जिन राजाओं के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उनसे ये थोड़ा डिफरेंट थे। तो यानी हमने इसमें दो समूह के बारे में जाना, एक हमारा पुरोहित वाला समूह हो गया, दूसरा राजा वाला। ये राजा यहाँ पे भी दिया गया है कि ये ऐसे राजा नहीं थे, यानी उनमें क्या डिफरेंट था? एक तो इनकी राजधानियाँ नहीं होती थी। पूछा जा सकता है कि आपके जो अभी के राजा और जो ऋग्वेद के राजा हैं, उनमें दोनों में क्या अंतर है? तो इनकी राजधानियाँ
और महलों में रहते थे। यानी या ना तो ये महलों में रहते थे, ना बड़ी राजधानियाँ थी, ना ही इनकी बड़ी सेनाएं थीं, और ना ही ये कर वसूलते थे। इनमें ये क्या अंतर था, जो आजकल के जो वैसे राजा हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, वो क्या करते थे, टैक्स लेते थे, कर लेते थे। तो इनमें यही डिफरेंसेस था। आगे देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जन किसके लिए यूज होता है, जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा अर्थ था वेश, जिसमें वैश्य से शब्द निकला है। यानी कि जन और वेश ये दोनों ही हमने कौन से उसमें पाए हैं, कौन से वेद में पाए गए हैं दोनों शब्द, ऋग्वेद में। ऐसे करके पूछा गया है। ऋग्वेद में वेश और जनों के नाम मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है। इसलिए हमें पुरजन, विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट्स हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी कि जो सूक्त की रचना करने वाले जो लोग थे, वो अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो विरोधी होते थे अपने, तो उनको दास मानते थे, यानी हमारे गुलाम हैं, दस्यु हैं, और अपने आप को क्या कहते थे, आर्य समझते थे, यानी सबसे ऊंचा समझते थे। दस्यु वे लोग थे जिन्हें थे जो यज्ञ नहीं करते थे। अब 10 लोग जो थे उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, यानी कि अगर ये संस्कृत बोलते थे तो ये दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो ये दस्यु समझते थे उसका मतलब क्या था, दास यानी कि गुलाम। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। यानी इनको क्या कर लिया जाता था, युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, यानी कि जब ऋग्वेद की रचना उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, यानी कि जो हमारा एशिया महाद्वीप अगर हम माने, तो ये इसका उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा, ये पोर्शन। यहाँ पर उत्तर पश्चिम में क्या है, ये ऋग्वेद की रचना हो रही थी, दूसरी जगह पे क्या हो रहा था, इस तरह से इसमें दिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये शिलालेख अब है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये चैप्टर आपका लेंथी है क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर मोस्टली आपके लेंथी है। ये शिलालेख शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण का क्या मतलब है, अर्थ क्या है, महा यानी बड़ा, और पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट्स है वो आप देखिए, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये महापाषाण काल का ये दिखाया गया है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यहाँ देखिए, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। यहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि गोलाकार ये क्या मिला है, सजाए हुए पत्थर। जैसे इस तरह से क्या मिला पुरातत्वविदों को। पुरातत्वविद आप जानते हैं कौन होते हैं, जो प्राचीन कोई कहीं खुदाई करते हैं या कहीं जो चीज़ें मिलती हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी पूछा गया है और ये लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, पुरातत्वविद। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है, यानी सिर्फ एक सिंगल पत्थर भी मिला है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यानी कि जब इनको खुदाई हुई तो ये ऊपर से जमीन थी, लेकिन खुदाई में इस तरह की ये शेप्स पाई गई हैं। इन सब कब्रों में एक समानता है, सामान्यतः ये पूछा गया है यहाँ से। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। यह पूछा जाता है कि जो कब्रें पाई गई हैं महापाषाण काल की, उनकी विशेषताएं बताइए। महापाषाण काल की कब्रों की विशेषताएं, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी ये पूछा जाता है ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर क्या है, तो ये क्या है, काले लाल मिट्टी के बर्तन। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है। इनके साथ ही मिले हैं लोह के औजार, हथियार, घोड़ों का कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये सारी चीज़ें कहाँ मिली हमें, जो महापाषाण काल की कब्रें हैं उनके साथ में। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान, शिष्ट कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, शिष्ट किसको कहा गया है,
तो जो महापाषाण काल के ताबूत मिले हैं उनको क्या कहा गया है, शिष्ट। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बना है, बड़ा सुराग, जो शायद पत्थरों से, पोर्ट होल किसको बोला गया है, एक बड़े सुराग को, यानी कि इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, जो ये आप देख सकते हो इस जगह पर, ये जो है सुराग, ये बड़ा सुराग है। अब इसका यूज आइडिया लगाते हैं कि ये शायद इसलिए होगा कि यहाँ से क्या करते होंगे वो, कि जब दफनाते होंगे तो जैसे एक बार दफना दिया, और इसको मतलब इस तरह के शिष्ट को, सवादान को कई लोगों के शवों को दफनाने में काम करते होंगे। और इसके बाहर आप देख सकते हैं ये बड़ा एक पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर एक बड़ा पत्थर लगा हुआ है, ये जगह में, और ये यहाँ पर एक क्या है, सुराख है। आगे देखिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, यहाँ कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। आगे देखिए, क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवारों के लिए थी, ये भी कोई इसमें से, इमाम नाम के एक विशेष व्यक्ति की कब्र है। यहाँ पर ये दिया गया है कि यह भीमा की सहायक नदी, घोड़े के किनारे एक जगह है, घोड़ के किनारे एक जगह है, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर, मतलब ये वहाँ की विशेषताएं दी गई हैं कि एक कब्र की क्या क्या विशेषताएं थी। सिर उसका उत्तर दिशा में होता था, कई बार घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो, दफनाए गए सबके पास ही रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा, ये सारी उसकी वो दी गई हैं विशेषताएं कि इस तरह से दफनाया जाता था पहले। किस तरह से, क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन, यानी जो कंकाल हैं उसके अध्ययन से हमें क्या पता चलता है, जितने भी ये कंकाल्स हैं, तो कंकाल्स मिले हैं, जैसे कंकालों से हमें क्या पता चलता है कि एक तो उनका पता चलता है कि सामान, कि कंकालों के साथ क्या क्या सामान मिलता है। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो किसका माना जाएगा, महिला का कंकाल हो गया। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं कि अक्सर पुरुष भी, यानी आपने देखा होगा आज भी कि कहीं कहीं किसी किसी स्टेट्स में पुरुष भी कुछ गहने पहनते हैं, कान में पहनेंगे, गले में भी पहनते हैं। तो ये लगाना कंकाल के साथ में अगर गहने पाए जाना, इससे ये हम फिक्स नहीं कह सकते हैं कि ये सब किसका है। यहाँ ये प्रॉब्लम है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसके हत स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कट प्रदेश कूला या प्रदेशों से बड़ा होता है। ये क्या है, कंकाल से पहचान कर सकते हैं हम कंकाल की, ये महिला का या पुरुष का है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 200 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चरक संहिता, पूछी गई है क्वेश्चन है यहाँ से, इम्पोर्टेंट से, कि चरक संहिता किसने लिखी थी। चरक ने कब लिखी हुई थी, 2000 साल पहले। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 वो होती हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी कि हम जो आज हम कितनी हड्डियाँ मानते हैं अपनी बॉडी में, 206, लेकिन जो चरक संहिता है वहाँ उन्होंने कितनी मानी है, 360। लेकिन इसमें तो काफ़ी डिफरेंसेज है। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है चरक ने दांत के जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर, यानी कि बाकी जो दांत वगैरह की भी हड्डियां हैं उनको भी जोड़ा होगा। उनके काम धंधे के बारे में बताया गया है कि इमाम गांव में पुरातत्व को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, मटर और तिल के बीज मिले हैं। यानी कि जो चीज़ें मिली हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं वो किसकी खेती करते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, ये सारे क्या हैं, एनिमल्स भी मिले हुए हैं। उसके बाद देखिए आप, अन्यत्र, यानी कि क्या, जैसे हमने पढ़ा उपमहाद्वीप में जहाँ ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो बाकी अलग क्या हो रहा था, दूसरी जगह पे क्या हो रहा था। तो एटलस में चीन को देखो, 3500 साल पहले यह यहाँ की लेखन कला सबसे पुराने उदाहरण पाए जाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। यानी कि ये जो हमें ये दिख रहा है, ये किस पे लिखा हुआ है, जानवरों की हड्डियों पर। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां भी कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्यता थी कि ये भविष्य बताती थी। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वो जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, मतलब इस तरह से अपनी भविष्यवाणी लिखवाते थे। और इसमें कैसे वो पता करते थे कि फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी।
भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करते थे, कोशिश करते थे। जैसा तुम शायद सोच रहे होंगे कि कभी कभी ये गलत भी हुआ करती थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे उन्हें, यानी कि जब हमने भी देखा कि हमने बात की कि उप महाद्वीप में जहाँ उत्तर पश्चिम में क्या हो रहा था, ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो जो चाइना हमारा कहाँ आएगा, इधर आएगा, पूरब में आएगा चीन। तो उस समय वहाँ क्या हो रहा था हमारा, इस तरह से भविष्यवाणी हो रही थी, यानी कि वो भविष्य पहले से ही देख रहे थे, जैसा कि चाइना आज भी करता रहा है, उसका काम ही यही है। तो आज की आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और जो भी आपकी सजेशन हो तो मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।